Hello, welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. In last class, I have taught you about Einstein's equations of photoelectric effect. इससे पहले हम आपको 5 लेक्चर्स दे चुके हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के ऊपर। आज ये 6th लेक्चर है और इस आधार पर हम चाहते हैं कि आप सभी का पूरा चैप्टर कवर हो और इसीलिए हम आपके ये 6th लेक्चर दे रहे हैं। अब इसके आधार पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी परेशानी दूर होगा। पहला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बेटा हम आपको पहले बता चुके हैं थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहला थ्योरी था न्यूटन्स का। थे बहुत सारे थ्योरी, जिसमें से प्रोमिनेंट थ्योरी में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट आता था। अब ये थ्योरी आपके पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इंडिकेट करते थे, एक्सप्लेन करते थे, लेकिन उसके जस्ट बाद आ गया हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके आधार पर उस समय जो इन्वेंशन हुए थे, डिस्कवर हुए थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको उन्होंने वेव थ्योरी के आधार पर प्रूव किए। अब वेव थ्योरी के आधार पर उन्होंने रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर दिए, रिफ्रैक्शन भी प्रूव किए। उन्हें शुरुआत में परेशानी हुई रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट प्रूव करने में, लेकिन आगे चल के इस वेव थ्योरी को फ्रेस्नेल नामक साइंटिस्ट ने, फिजिस्ट ने प्रूव किया और एक्सप्लेन किया। इस तरह से वेव थ्योरी के आधार पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारी बातें प्रूव हो गई। अब न्यूटन कहता था कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि जैसे एक सिंपल सा समझ लो बेटा, मान लो एक लड्डू है। अब लड्डू में बूंदी के कई सारे दाने होते हैं। अब एक एक दाने टुकड़े टुकड़े अलग हो रहे हैं, तो न्यूटन का कहना था ये कर्पस्कुलर है, कर्पसल है, और यही कर्पसल के रूप में लाइट चारों तरफ निकलते हैं। लेकिन इस थ्योरी को हाइजेंस ने कट किया और इन्होंने अपना वेव थ्योरी दिया। लेकिन इसके जस्ट बाद डिस्कवरी हुए आपके, और इस वेव थ्योरी को आगे चल के मैक्सवेल ने इम्प्रूव किए, मैथमेटिकली प्रूव किए, और इन्होंने प्रूव भी किया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सब हर्डल्स थे, रुकावटें थी वेव थ्योरी को प्रूव होने में, और आगे चल के हर्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस भी किए, डिटेक्ट भी किए। लेकिन इसके जस्ट बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, स्टार्क इफेक्ट आया, क्रॉम्पटन इफेक्ट आया, इन इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल कर गए। अब इन्हीं थ्योरी में से एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिन्हें हम वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट कहते हैं, या इन अदर वर्ड्स वी कॉल हिम प्रिंस ऑफ साइंस, प्रिंस ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि उनके समय में से पहले जितने भी थ्योरी थे उसको उन्होंने रॉन्ग साबित कर दिए और अपना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए। लेकिन गनीमत रहा, उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर तो कोई नोबेल प्राइज नहीं मिले, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर उन्हें जो इक्वेशन दिए उस पर उन्हें नोबेल प्राइज मिले। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किए, और इसमें उन्होंने तीसरा थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी के बाद आ गया प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इस थ्योरी ऑफ लाइट की मदद से उन्होंने प्रूव किए और अपना फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी दिए। लेकिन इसी आधार पर देखा गया कि भाई लाइट तो है पार्टिकल नेचर्स में है, लाइट से जो पार्टिकल निकलते हैं जिसका नाम उन्होंने फोटोन रखा, तो फोटोन रखा तो फिर आपस में साइंटिस्टों में डिस्कस होने लगे which theory is better and which theory is not better। लेकिन इसी समय इसके जस्ट बाद 1924 में डी ब्रोगली नामक फिजिस्ट ने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन थ्योरी दिए। इन्होंने कहा कि भाई देखिए, कुछ थ्योरी जो है, जैसे कुछ फेनोमेना है वेव थ्योरी ऑफ लाइट के आधार पर प्रूव हो जाते हैं, और कुछ थ्योरी फेनोमेना जो है
वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के आधार पर प्रूव होते हैं। साथ साथ कुछ फेनोमेना ऐसे हैं जो दोनों के आधार पर प्रूव होते हैं, और इन्होंने प्रूव किया लाइट बिहेव एज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ये दोनों नेचर पर ये डिपेंड करते हैं। इसी को आज हम ये आपको इंट्रोडक्शन में हम बताए हैं। अब इसी के आधार पर उन्होंने क्या क्या थ्योरी दिए, तो पहला थ्योरी आपके देख लो, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इन्होंने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में जो दिए हैं थोड़ा सा देख लो बेटा। इसमें रेडिएशन समटाइम बिहेव एज अ वेव एंड समटाइम एज अ पार्टिकल। रेडिएशन हैव डुअल नेचर। रेडिएशन जो है कुछ समय पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और कुछ समय वेव की तरह बिहेव करते हैं। इस तरह से जो भी रेडिएशन है इसमें दोनों नेचर मौजूद हैं, एंड इट बिहेव्स लाइक अ डुअल नेचर। सेकंड में इन्होंने बताया द वे, जैसे आप कहोगे कौन कौन से फेनोमेना है सर बताइए, कौन पार्टिकल नेचर पर प्रूव्ड होते हैं, कौन वेव नेचर पर प्रूव्ड होते हैं। तो इन्होंने देखा द वेरियस फेनोमेना related to radiations can be divided into 3 categories। सभी फेनोमेना को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए। पहला, there are phenomena like interference, diffraction, polarization etc which can be explained on the basis of electromagnetic wave nature of radiation only। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के आधार पर इस फेनोमेना को हम प्रूव कर सकते हैं। Second, the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, Stark effect can be explained on the basis of quantum। Quantum means particle nature of radiations only। इनको हम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के आधार पर ही प्रूव कर सकते हैं, इनको हम वेव थ्योरी के आधार पर प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद द फेनोमेना, थर्ड पॉइंट में देखो, द फेनोमेना लाइक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ऑफ वेव नेचर और ऑफ पार्टिकल नेचर। इसे हम वेव नेचर के आधार पर भी प्रूव कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर के आधार पर भी प्रूव कर सकते हैं। इस आधार पर इस तरह से उन्होंने सभी फेनोमेना को 3 कैटेगरी में बांट दिया। कुछ वेव थ्योरी के आधार पर प्रूव्ड होंगे, कुछ पार्टिकल नेचर के आधार पर प्रूव्ड होंगे, कुछ दोनों के आधार पर प्रूव्ड होंगे। अब कहोगे सर इतना देर तो हो गई, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या लॉ दिया, क्या हाइपोथेसिस दिया, इनका अब देख लो। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अ मूविंग मटेरियल पार्टिकल, कोई मूव करने वाला पार्टिकल भी है, मूविंग मटेरियल पार्टिकल sometime acts as a wave and sometime acts as a particle, or a wave is associated with moving material particle which controls the particle in every respect। The wave associated with moving particle is called matter wave or de Broglie wave, whose wavelength called de Broglie wavelength and given by lambda equal to h, which is Planck's constant, h upon mv। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली उन्होंने बताया जो भी मूविंग पार्टिकल्स है उनके साथ एक वेव रहते हैं जो इनके मोशन को कंट्रोल करते हैं, जो इन्हें हर तरह से कंट्रोल करते हैं, और इसके द्वारा जो वेव निकलते हैं उस वेव के लिए उन्होंने फार्मूला दिया लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, where h is a Planck's constant, m and v are the mass and velocity of particles। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ पार्टिकल्स एंड v वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। इस तरह से डी ब्रोगली ने अपना थ्योरी दिया। अब कहोगे इन्हें प्रूव करने के लिए इन्हें हम डिराइव कैसे करें, प्रूव कैसे करें। अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हम डेरिवेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, the energy of photon of a radiation of frequency nu
and wavelength lambda is given by E equal to h nu. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो एनर्जी फोटोन का होता है E equal to h nu के बराबर होता है. Here h is Planck's constant, nu is frequency of the radiation and E is energy of photon. Now if photon is considered to be a particle, जैसे कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कहता है पार्टिकल नेचर में, कहते हैं if photon is considered to be a particle of mass m, the energy associated with it according to Einstein mass energy relation E equal to mc square. यदि फोटोन का मास है, पार्टिकल है तो कुछ मास होगा, और यदि मास है तो उसको आइंस्टीन के एनर्जी मास रिलेशन से E इक्वल टू mc स्क्वायर फॉर्मूला से हम निकालते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर. Here c is speed of light in vacuum, m is mass of photon, E is energy of photon. अब यहाँ पर देखते हैं बेटे, जब दोनों रिलेशन यहाँ भी E इक्वल टू h nu है, E इक्वल टू mc स्क्वायर है, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिए. mc स्क्वायर इक्वल टू h nu निकल गया. अब m h nu अपॉन c स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ फोटोन. सिंस each photon moves with same velocity of light c, जितने भी फोटोन है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, therefore momentum of particle photon is given by, मोमेंटम के पिछले क्लास से आप जानते हो बेटा 11th क्लास से, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. अब मोमेंटम को हम पी लेटर से शो करते हैं और मास m है और वेलोसिटी आपके c हमने लिखा है. लेकिन अभी हमने क्या कैलकुलेट किए थे, m इक्वल टू h nu अपॉन c स्क्वायर. हमने मास की जगह पर h nu अपॉन c स्क्वायर पुट किए और इससे देखो h c और c कैंसिल हो गए, p इक्वल टू h nu अपॉन c निकल गया. बट हम क्या जानते हैं, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो c की जगह पर न्यू लैम्डा पुट किए तो न्यू और न्यू कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू h बाई लैम्डा निकल गए. दैट इज लैम्डा इक्वल टू h बाई p. डी ब्रॉगली एज्यूम दैट इक्वेशन 4, ये जो लैम्डा इक्वल टू h बाई p है, इज इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ द फोटोन ऑफ रेडिएशन एंड अदर मटेरियल पार्टिकल्स. ये इन्होंने कहा चाहे कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो चाहे फोटोन हो, ये फॉर्मूला दोनों पर अप्लाई होते हैं. इस तरह से आपने बेटा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सीबीएसई में या बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेट हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो आप स्टेटमेंट दिए, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट, तो आप फॉर्मूला ऊपर दे दिए, एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालो, तो आपको ये देना है यहाँ तक. लेकिन इसी से नहीं हुआ, इससे और आगे है बेटा, आप इसमें देखो, इफ अ पार्टिकल, इफ अ मटेरियल पार्टिकल, देखो अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा है, देखो जब आपको मार्क्स लेना है टीचर को, तो टीचर को भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन देना है और सही इंफॉर्मेशन देना है. जब भरपूर मात्रा में इंफॉर्मेशन देंगे, सही इंफॉर्मेशन देंगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स की उम्मीद रखते हैं. If a material particles of mass m is moving with velocity v, then momentum of particle equal to p equal to mv, ये हम जानते हैं. According to de Broglie hypothesis, the wavelength of matter, wavelength of wave associated with moving particles is given by lambda equal to h by p. अब p की वैल्यू हम यहाँ से mv पुट किए, तो मटेरियल पार्टिकल के लिए h अपॉन mv आप लिख सकते हो. तब तो कहोगे बेटा कोई भी बॉडी मूव करता है तो हर एक से वेव निकलते हैं, तो हाँ हर एक से वेव निकलते हैं. आपको अंदाजा नहीं होगा, आपके हमारे शरीर से भी वेव निकलते रहते हैं. आपने कई बार देखते हो फोटोग्राफ में देवी देवता गॉड गॉडेस के फोटो के चारों तरफ लाइट दिखाया जाता है. अब समझ लो हमारे पूर्वज कितना पहले से जानते थे इस बात को, आज हम एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करते हैं. उस समय कहा जाता था ये स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक पावर है, तेज है उनसे निकलने वाला. लेकिन नहीं, अब हमारे शरीर में जितने भी मूविंग पार्टिकल्स है उन सभी के साथ वेव निकलते हैं. आज के डेट में यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस तरह का फोटोग्राफ खींचे तो उसमें भी आपके मूविंग
पार्टिकल के चारों तरफ वेव दिखाई पड़ते हैं। इसलिए अब आप ध्यान दो और इन बातों को आराम से समझो। ये स्पिरिचुअल पावर नहीं बल्कि मूविंग वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये H इक्वल टू एच बाई एम भी हमने लिखा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस wavelength of wave associated with moving material particle is given by lambda equal to h by p h by mv। अब इसी में कहोगे सर हो गया, नहीं भाई, इसमें अभी स्पेशल केस आपको दिखाना है। स्पेशल केस इफ v इक्वल टू 0, अब यहां पर देखो फॉर्मूला है, v हमने 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम बी, h अपॉन एम इंटू 0, h अपॉन 0 और नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनेटिव। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उनसे जो वेव निकलते हैं उसका वेवलेंथ इन्फिनेटिव होता है। इफ वेलोसिटी इज इन्फिनेटिव, यदि वेलोसिटी को ही इन्फिनेटिव मान लें तो अब आपके देखो h अपॉन एम बी, तब आपका वेवलेंथ कितना निकल जाता है, 0। इस तरह से तब इसके 0 निकलते हैं। अब आप देखो बेटा, ये स्पेशल केस आपने देख लिया। इट मीन्स, इससे हमें क्या पता चलता है, इट मीन्स A part, it means waves are associated with the material particles only if they are in motion। इससे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गया, यदि कोई भी पार्टिकल मोशन में है तो उनसे वेव निकलेगा, रेस्ट में है तो उनसे कोई वेव नहीं निकलेगा। मटेरियल पार्टिकल्स मे बी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, but when it is in motion the wave are associated which are independent of charge। चाहे कोई चार्ज पार्टिकल्स हो चाहे अनचार्ज पार्टिकल्स हो, जो भी मोशन में रहेगा तो उनसे वेव निकलेंगे, लेकिन यदि मोशन में नहीं रहे तो उनसे कोई वेव नहीं निकलेगा। चार्ज प्लस हो माइनस हो, इन सब का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेज। सी पार्ट में इट मीन्स डी ब्रोगली वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इट मीन्स डी ब्रोगली वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। क्यों? बिकॉज EM वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया, चार्ज पार्टिकल हो चाहे अनचार्ज पार्टिकल, मोशन में है तो उससे वेव निकलेंगे, डी ब्रोगली वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब ये निकलते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक वेव, ऊपर में चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है, इट मीन्स de Broglie wave cannot be electromagnetic wave in nature because EM waves are produced by motion of charged particles। D part में देखो बेटा, since the position of a wave cannot be located exactly, wave का position exactly locate नहीं कर सकते हैं, so the wave nature of material particles introduces the problems of particles location। अब हम वेव को एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, लोकेट इंडिकेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, इसलिए पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है ये भी बताना मुश्किल है। इट मीन्स वेवलेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स डिफाइंस ए रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हम पता नहीं करेंगे तब ये मुझे बताएगा, कुछ रीजन बताएगा जहाँ अनसर्टेनिटी है, वहां उनके पाए जाने की चांसेस है। within which the whereabouts of particles are unknown। The schematic diagram of a de Broglie wave is shown in figure। फिगर में हमने ये दिखाया है, यहाँ पर ये पार्टिकल का है, इसके आधार पर देखो बेटा, यहाँ तक आपके जब भी आपसे पूछते हैं डी ब्रोगली वेव के बारे में तो आपको ये सारी बातें यहाँ तक एक्सप्लेन करना है। और ये लेक्चर हम PC पर दे रहे हैं, हाथ से लिख के दिए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाते हैं, सॉरी ऑफलाइन क्लास नहीं हो पाते, जिससे ब्लैक बोर्ड पर हम जाके बनाए, बच्चे का पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए हमने ये दिए हैं। साथ साथ आप सभी को हम ये भी बता रहे हैं, कल संडे से पर डे हम नीट का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देंगे और नीट के जो टेक्निक हैं वो हम बताएंगे। तो आप संडे 4 बजे हमारा ये रहेगा लाइव क्लासेस, जिस पर हम आपके नीट के बारे में बताएंगे। अब देखो बेटा, जब यहाँ तक आते हैं
तो बार बार वर्षों से यही क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब टीचर क्या सोचते हैं, जब ये बात तो सारे बच्चे लर्न करके आते हैं, रट के आते हैं, कुछ नया बात करो। तो अब उन्होंने नया नया रिलेशन इसमें जोड़ना शुरू कर दिया। अब क्या रिलेशन? रिलेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, ये इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ये पूछने लग गए हैं पेपर में। और बच्चे ये पढ़ के जाते नहीं है, तो वहाँ परेशानी होता है। इसलिए मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं तो पूरा का पूरा टॉपिक्स लिए हैं, एक भी पॉइंट छोड़े नहीं हैं। अब आप डी ब्रोगली इस तरह से करते हो तो आपका कोई पॉइंट स्किप नहीं करेगा, चाहे पेपर में जहां से पूछे क्वेश्चन इसी में से रहना है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी को हमने के माना, ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए मैटर at given temperature T Kelvin is given by K equal to 3/2 small kt। यहाँ पर कैपिटल K इंडिकेट्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और स्मॉल k इंडिकेट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, the average kinetic energy K of a particles of a matter at given temperature T Kelvin is given by K equal to 3/2 KT। ये हमारा दिखते हैं। Here K is Boltzmann constant। अब यहां पर देख लो, इफ ए पार्टिकल्स ऑफ मास m, K की वैल्यू बेटा हम ये जानते हैं कि 3/2 स्मॉल kt या kt हम बोलते हैं। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v, then its kinetic energy given by half mv²। जनरली हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक क्या फॉर्मूला जानते हैं, यदि पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव करता है, m उसका मास है, हम जानते हैं k इक्वल टू m हाफ mv², 1/2 mv²। अब बेटा हमने इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो नीचे में 2m बन गया, और ऊपर में मल्टीप्लाई करने पर m² v² बन गया। अब कर्सर पर ध्यान देके देखा करो। अब आपके mv² को हम एम भी ब्रैकेट के भीतर रख के स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन 2m, दैट इज p²/2m। अब p² की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p² इक्वल टू 2mk निकल गया। अब p² इक्वल टू 2mk तो p इक्वल टू √2mk। यहां तक आपको पहले ये निकालने पड़ेंगे, p इक्वल टू √mk निकल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम फर्स्ट। अब k का वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में क्या था, देख लो, k इक्वल टू 3/2 kt। अब ये k की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो देख लो क्या बनेगा। ये 2m तो है, k की वैल्यू 3/2 kt, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट kt, 2 कट गया तो 3m kt निकल गया। अब ये एक्सप्लेन करके टीचर नहीं क्लास में बताते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, और इसलिए बच्चे को परेशानी है, आया कहाँ से, कैसे बना, इन सारी बातों को ध्यान में देखना है। एक भी पॉइंट नहीं स्किप करेगा, ना एक स्टेप छोड़ो, अपने आप पेपर में बेटर रहेगा। अब यहां पर देख लो बेटा, P इक्वल टू 3m kt निकल गया सेकेंड इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल देन गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/p, और P की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया। अब आप देख लो, P की जगह पर 3m kt निकल गया। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। यहां पर देखते हैं, टेम्परेचर डेनोमिनेटर में है, रूट अंडर है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड वेवलेंथ विल डिक्रीज। टेम्परेचर को हम जैसे बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घट जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। ये यहां से आपके देख लिए, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन बन गया। अब आपके कभी कभी ये भी नहीं पूछते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या डाल देंगे, रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये आप जानते हो भाई, उनसे भी तो वेव निकलते होंगे, और उस वेव के लिए उसका वेवलेंथ कितना है, ये वेवलेंथ आपको ये निकालने हैं। देख लो, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m
हमने एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ई लिया, मास m लिया. लेट v, स्मॉल v, be the velocity of acquired by an electron when accelerated from rest through a potential difference. अब आप चले जाओ बेटा पिछले में, W इक्वल टू क्यू इंटू वी हमने बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल को डिफाइन करते समय, पोटेंशियल डिफरेंस के समय. तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो चार्ज है E, उसको यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस के भीतर में एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा. इफ v इज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड, देन देख लो गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हमने हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वर्क हुआ और वर्क के कारण इलेक्ट्रॉन मूव किया, जिसने इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन किया हाफ mv स्क्वायर. वर्क डाउन इलेक्ट्रॉन W इक्वल टू क्यू इंटू वी, इतना वर्क किया तो यही वर्क एनर्जी में चेंज किया है. क्यू की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखे और यहाँ कैपिटल वी लिख दिए वोल्ट के लिए, पोटेंशियल के लिए. अब ये वर्क डन दोनों इक्वल हो जाते हैं. देख लो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने जितना वर्क डन किया उतना ही उसके गेन एनर्जी हो गया. काइनेटिक एनर्जी में देख लो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू E इंटू कैपिटल V, V स्क्वायर इक्वल टू 2ev अपॉन m. और इस तरह से आपके V इक्वल टू रूट अंडर 2ev अपॉन m निकल गया. ये वेलोसिटी निकल गया इलेक्ट्रॉन का. अब आपको मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास m है और वेलोसिटी 2ev अपॉन m, ये हमने नोट किया. देख लो मोमेंटम निकल गए 2ev अपॉन m. अब यहाँ पर बच्चे को क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ टीचर ये लिख देते हैं, लेकिन नहीं, आपको यदि एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो देख लो बेटा 2ev ऊपर में रूट अंडर है और नीचे में m है, तो इसके ऊपर भी रूट आ गया. इस रूट से हम मल्टीप्लाई कट किए तो यहाँ रूट m मिला. अब इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो इन दोनों को हम एक साथ कंबाइन करके भीतर ले आते हैं. P इक्वल टू निकल गया रूट अंडर 2mev. ये हमारा मोमेंटम निकल गया. अब इलेक्ट्रॉन का जब मोमेंटम निकल गया तो डी ब्रोगली वेव भी निकलेगा h/p. दैट इज इफ लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, देन लैम्डा इक्वल टू h/p. अब p की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2mev. सब्स्टिट्यूटिंग द स्टैंडर्ड, ये आपका दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना है इसके लिए ये निकल गए. सब्स्टिट्यूटिंग द स्टैंडर्ड वैल्यूज, यदि हम प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पुट करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो लैम्डा की क्या रिजल्ट आते हैं. अब आपके H के लिए प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 और रूट अंडर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 पावर माइनस 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू V फॉर वोल्ट पोटेंशियल. ये हमने रखा. तो इन सभी को कैलकुलेट करते हैं. तो बेटा ये देखो, अब वहां पर ये कैलकुलेट करने लग जाओगे, इतना टाइम नहीं है भाई, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है. तो यहाँ पर कभी कभी आपको कुछ वैल्यूज लर्न करने पड़ते हैं. तो इन सभी को यदि सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 12.27 इंटू 10 पावर माइनस 10 और नीचे में रूट अंडर भी हमारे पास मौजूद है. अब यहाँ पर 10 पावर माइनस 10 है मीटर में. अब आप क्या जानते हो, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 मीटर. तो यहाँ एंगस्ट्रम में हम एक्सप्रेस कर देते हैं, ये निकल गया लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट अंडर भी एंगस्ट्रम. इस तरह से ये निकल गया हमारे पास. और इस तरह से अब आपके पास 3 क्वेश्चंस हो गए. मेन रूप से ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, दूसरा रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. यदि आप ये पूरा टॉपिक्स करके जाते हो तो आपके एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक्स पर नहीं छूटेंगे. अब आपको बेटा देख लो, मेहनत की हमने. अब हमारा मेहनत सफल तभी होता है जब आप इसे लाइक करते हो, शेयर करते हो. अब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना. किसी भी बच्चे को
कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो आप कमेंट में डाल देना। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस डॉट्स का सॉल्यूशन, कमेंट का आंसर विदिन 24 आवर हम दे देंगे। साथ साथ अब हम कल संडे 4 बजे आपके लाइव आने वाले हैं, जिस पर हम नीट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बैक ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कैसे शॉर्टकट मारते हैं, ये सारे टेक्निक हम आपको कल से बताएंगे। कल संडे 4 बजे याद रखना। थैंक यू।